हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपके सामने है, ये है एनसीईआरटी ज्योग्राफी यानी भूगोल क्लास 7, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं वो है अध्याय 3, जिसमें आज का टॉपिक है हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दें, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं दोस्तों आपको ईजिली मिल सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए जो टॉपिक है हमारी बदलती पृथ्वी, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हुई हैं उनके विषय में जानते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले बात किया गया है कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थलीय मंडल प्लेट कहते हैं। इसके अलावा जो बात किया गया है दोस्तों वो है कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती है और प्रत्येक वर्ष केवल कुछ किलोमीटर के लगभग चारों ओर घूमती रहती हैं। ठीक है, अब इसमें जो आगे बात किया गया है दोस्तों वो है कि पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है, और पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है कि प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता रहता है। और हम थोड़े से आगे चले तो दोस्तों बात किया गया है कि पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। दोस्तों, जो आगे बात किया गया वो है कि जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। इसमें आगे जो बात किया गया है दोस्तों आपका वो है कि जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल यानी एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है कि अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करता है तो कभी धीमी गति। अब इसमें आगे जो बात किया गया है वो है कि भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। अब दोस्तों, इसमें जो है एक ग्राफ बनाकर पृथ्वी की गतियों के बारे में चर्चा किया गया है। वो है पहला अंतर्जनित बल और दूसरा है बहिर्जनित बल। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं आइए इनको जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात किया गया है वो है अंतर्जनित बल को दो भागों में बांटा गया है, एक आकस्मिक बल और दूसरा पटल विरूपण बल। ठीक है, दो भागों में। अब जो आकस्मिक बल है उसके अंदर आपका भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन आता है। और हम आगे बात करें आपका पटल विरूपण बल, तो इसके अंदर जो दोस्तों आता है वो है पर्वत निर्माणकारी बल आता है। ठीक है, अब दूसरा इसमें हम बात करें आपके दोस्तों, पहला तो हम समझे अंतर्जनित बल के बारे में, अब दूसरा हम बात करने वाले हैं आपसे वो है बहिर्जनित बल। तो दोस्तों, इसके अंदर जो आता है आपका वो आता है अपरदन और निक्षेपण। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो जैसे दोस्तों कि नदी या बहता जल, पवन आता है, समुद्र तरंगी आते हैं और हिम नदी है। तो इस तरह हमने समझा पृथ्वी की गतियों, जिसमें अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल के बारे में। ठीक है, अब हम आगे बात करें दोस्तों आपसे, तो वो बात किया गया है दोस्तों कि ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। तो दोस्तों, और थोड़े से आगे चले हम और बात करें तो दोस्तों स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। ठीक है, आगे जो बात किया गया है वो है कि भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहलाता है। आगे चले दोस्तों तो बात किया गया है आपका वो है कि उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। और दोस्तों, आपका आगे जो बात किया गया है वो है कि अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती हैं। और इसमें आगे हम बात करें दोस्तों आपसे तो वो है
कि अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। आगे बात करें हम आपसे दोस्तों, तो बात किया गया है स्थलमंडलीय प्लेट। तो दोस्तों, भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी है। अब दोस्तों, इसमें आगे जो बात किया गया है आपका वो है उद्गम केंद्र। क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों, वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है, वह भूकंपीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह भूकंपीय ऊर्जा को उद्गम केंद्र कहलाती है। ठीक है, आगे आपका जो टॉपिक है दोस्तों वो है भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। पहला पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, जिसका सिंबल हमने आपके सामने रखा है, ये सीधे सीधे आता है। और दूसरा है दोस्तों आपका एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, देख लीजिए ये जो है टेढ़ा मेढ़ा आता है। और तीसरा है एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। ठीक है, अब आगे इसमें जो बात किया गया है वो है आपका दोस्तों कि भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है कि भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है और जिस भूकंप की तीव्रता 2 पॉइंट अथवा उससे कम होती है तो उसका प्रभाव जो है नहीं के बराबर होता है। आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है कि जिस भूकंप की तीव्रता 5 पॉइंट होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। और दोस्तों, थोड़े से और आगे हम चले तो जो बात किया गया वो है कि जिस भूकंप की तीव्रता 6 पॉइंट अथवा उससे अधिक होती है वह शक्तिशाली, जिसकी तीव्रता 7 पॉइंट अथवा उससे अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। ठीक है, आगे जो बात किया गया है दोस्तों इसमें वो है कि भुज में भूकंप के झटके। ठीक है, इसके बारे में चर्चा किया गया है। जैसा कि हम बात करें आपसे दोस्तों कि 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। ठीक है, तो दोस्तों बुक में इसके बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, आगे हम बात करें आपसे दोस्तों कि स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीके से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों का उत्तेजना या सांपों का धरातल पर आना। ठीक है, तो ये थे स्थानीय लोगों को जो भूकंप के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें दोस्तों, आगे आपका जो बात किया गया है वो है कि भूकंप से बचाव की तैयारी। तो दोस्तों, भूकंप के दौरान हम कहाँ आश्रय लें? तो दोस्तों, पहला कि हम लोग सुरक्षित स्थान देखेंगे, जैसे रसोई के काउंटर या मेज के नीचे या दीवार के अंदरूनी कोने में हम जाके छिप सकते हैं। ठीक है, और आगे इसमें हम बात करें दोस्तों कि इनसे दूर रहें, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे दूर रहें। तो दोस्तों, आग वाले स्थान से, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाले खिड़कियों या दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम जो होता है उनसे हमें दूरी बनाकर रखना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बात करें दोस्तों आपका, तो दोस्तों आगे जो आपका टॉपिक है वो है मुख्य स्थलाकृतियाँ। चलिए ये इनके बारे में देखते हैं क्या चर्चा किया गया है। तो दोस्तों, अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती हैं और पृथ्वी के सतह पर शैल के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। आगे हम बात करें दोस्तों आपसे, तो वो है कि विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। दोस्तों, सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों अन्य जलप्रपात, उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया और एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जो विश्व में जलप्रपात हैं उनके बारे में चर्चा किया गया है। आगे चले हम दोस्तों और बात करें आपसे, तो वो है कि भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसी विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं और वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है और फलस्वरूप
तो एक स्थान पर निक्षेपित करता है। आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है कि अपवर्तन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। ठीक है, जैसा कि आगे जो टॉपिक है दोस्तों वो है नदी के कार्य। इसके बारे में क्या जिक्र किया गया है, तो दोस्तों नदी के जल से दृश्य भूमि का अपवर्तन होता है, और जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। इसके अलावा जो बात किया गया है दोस्तों आपका वो है कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। दोस्तों इसमें आगे जो जिक्र किया गया है वो है कि इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपवर्तन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है, और विसर्प लूप के सिरे निकट आते हैं और समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिन्हें चाप झील कहते हैं। दोस्तों इसमें आगे जो बात किया गया है वो है कि बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्र में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदानों का निर्माण होता है। इसमें आगे जो बात किया गया वो है कि नदी में उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। और आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों तो वो है कि समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमे हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिनको वितारिका कहा जाता है। इसमें आगे जो जिक्र किया गया है दोस्तों वो है कि यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है, और प्रत्येक वितारिका अपने मुहाने का निर्माण करती है, और सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, अब आगे हम जो बात करें दोस्तों वो है आगे आपका टॉपिक वो है समुद्र तरंगे के कार्य। चलिए आइए देखते हैं इनके बारे में क्या जिक्र किया गया है। तो दोस्तों समुद्री तरंग के अपवर्तन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं, और समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती है जिससे दरार विकसित होती हैं। इसमें आगे जो बात किया गया है वो है कि समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं, और इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है जिसे तटीय मेहराब बनते हैं। आगे हम बात करें दोस्तों आपका वो है कि लगातार अपवर्तन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवार बचती है, और दीवार इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। जिसे दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। ठीक है, आगे चले तो दोस्तों बात किया गया है कि समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे जलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं, और समुद्र तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब आगे जो टॉपिक है दोस्तों आपका वो है हिमनद के कार्य। चलिए आइए देखते हैं इनके बारे में क्या जिक्र किया गया है। तो दोस्तों हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती है, और हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपवर्तित कर देती हैं, और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपवर्तन करती हैं। और आगे जो बात किया गया है कि हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं, और पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। ठीक है, आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है कि हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं, और ये निक्षेपित हिमनद हिमोड़ का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब आगे जो बात किया गया है दोस्तों आपका वो है पवन के कार्य। चलिए आइए इसके बारे में क्या जिक्र किया गया है उसको हम जानते हैं। तो दोस्तों रेगिस्तान में पवन अपवर्तन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है, और रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं जिन्हें सामान्य छत्रक शैल कहते हैं। आगे जो बात किया गया है दोस्तों आपका कि पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसे शैल को आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होती हैं।
आगे इसमें जो बात किया गया है वो है कि पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है, और जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। ठीक है, आगे जो बात किया गया है दोस्तों आपका वो है कि जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है, और जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। ठीक है, आगे जो बात किया गया है वो है कि चीन में विशाल लोयस निक्षेपण पाए जाते हैं। और दोस्तों इस तरह हमारा अध्याय 3 जो था कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इस कंटेंट से आगामी परीक्षा में आप सभी को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दें, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली मिल सके। और दोस्तों अपने फ्रेंड, कलीग्स या पीयर ग्रुप जिनसे रिलेटिव हैं उनके यहाँ ये कंटेंट शेयर करें, ताकि अदर पर्सन को भी इस कंटेंट का प्रॉफिट मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।